Hello everyone, once again, welcome to my channel, Rehani Physics by Rehani sir, the finest or easiest way to learn physics and feel the concept of physics. Anyway, previous lecture number 5, lecture number 5 में हम लोग ना आप लोगों के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टेस्ट मास और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में स्टडी किए थे। आज हम आपके लिए कल वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में हम आपके लिए बोले भी थे कि अभी एक्चुअली वो पूरा नहीं हुआ बिकॉज अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नेक्स्ट टॉपिक्स अभी भी बाकी है जो मुझे कंप्लीट करना है। कल वाला लेक्चर थोड़ा सा छोटा बना था, लेक्चर नंबर 5। तो अगर आप ये लेक्चर आज देख रहे हैं तो इसके लिए पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए आपको फिर से अपने लेक्चर नंबर 5 वाले लेक्चर 5 को आपको अच्छे से देखना होगा। आप सीधे लिख सकते हैं लेक्चर 5 को देखने के लिए रेहानी फिजिक्स ग्रेविटेशन 5, तो आपके यूट्यूब चैनल पे खुल जाएगा। चलिए आते हैं। आज हम कल भी आपके लिए बता रहे थे हमारा जो मेन टॉपिक्स था वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, लेकिन आज हम लोग ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड में रिलेशन पढ़ेंगे, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो जेईई मेन का क्वेश्चन होगा उसको आज सॉल्व करेंगे, तब जाकर आज का ये टॉपिक्स क्लियर होगा। तो हमारा मेन टॉपिक्स हो जाएगा आज रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये वाला टॉपिक्स ना और भी लाजवाब है। अभी आपके लिए इसको दो तरीके से ना सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड का रिलेशन होता है ना, वो E इक्वल टू वेयर E वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड E इक्वल टू माइनस dv बाई dx या dr भी आप लिख सकते हैं, एज यू विश, जो लिखना है। ये रिलेशन है। ये रिलेशन आया कहां से? अभी हम इसको प्रूफ करेंगे और कितना तरीके से प्रूफ करेंगे? दो तरीके से। तो देख लीजिए, सबसे पहले है क्या कि आप पहले से जानते हैं, ये आपका फर्स्ट मेथड होगा जो आपको सुटेबल लगे। वी नो दैट, हम जानते हैं ये आप याद कीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर v बराबर w बाई टेस्ट मास, वर्क डन बाई मास। वर्क डन बराबर हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, अब बाई m, अब फोर्स बाई m, F बाई, याद कीजिए F बाई m, अरे ग्रेविटेशनल फील्ड v बराबर E इनटू r, और डायरेक्शन चूंकि अपोजिट होगा तो आप इसके लिए नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं, v बराबर माइनस E इनटू r। अगर आप इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो dv बराबर माइनस E इनटू dr। मुझे प्रूफ करना था E इक्वल टू वेयर इज वेक्टर क्वांटिटी, हमारा पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके ना, माइनस dv बाई dr आ गया ना। ये तो सबसे इजीएस्ट वे है जिससे आप जिसको आप अच्छे से समझ गए होइएगा, लेकिन फिर भी एक बार, अभी हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड में रिलेशन निकालना। E इक्वल टू माइनस dv बाई dx मुझे प्रूफ करना है, ओके ना। वी नो दैट, हम पहले से कल वाले लेक्चर में देख सकते हैं, लेक्चर 5 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन बाय द टेस्ट मास, वेयर m इज टेस्ट मास। टेस्ट मास पे ज्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है। पूरे लेक्चर में 1 to 5 लेक्चर में सबसे ज्यादा अगर कोई आया तो टेस्ट मास आया, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और F बाई m को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। और चूंकि डायरेक्शन अपोजिट होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको खींच कर लेकर आने वाला है, तो ये आपका जो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन यूज किए, v इक्वल टू माइनस e इनटू r, और डिफरेंशियल फार्मूला dv इक्वल टू माइनस e इनटू dr या e इक्वल टू माइनस dv बाई dr। अभी हम आपसे डिस्कस भी किया कि अभी हम दो तरीके से करने वाले हैं। तो ये मेरा पहला मेथड है। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। देखिए, दूसरा मेथड और भी लाजवाब और मजेदार होगा। ये आपके लिए बिल्कुल नया है। यूट्यूब बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन कर रहे थे, सर व्हाई स्टार्टिंग ग्रेविटेशन, क्यों आप ग्रेविटेशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं? हम बोले थे कि ग्रेविटेशन से तो स्टार्ट नहीं करने वाले, जेई ट्रिक लेकर आया करते थे। उसके बाद एक्चुअली हम लोग का 12th है अभी स्टार्टिंग पीरियड में, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण क्लासेस हो नहीं पा रही है, तो 12th के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ना बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है इससे। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका जो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर है कैपेसिटेंस, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है। अब हमारा होता है ये मेथड नंबर 2।
जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन ई है, ठीक है, और यहां पे हम एक टेस्ट मास को ना m को रख दिए। अब ये जो है, जो टेस्ट मास है स्मॉल मास है, और हमारा उधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये तो उधर खींच के जाएगा, इसका डायरेक्शन तो इधर की ओर होने वाला है। देखिए दिमाग लगाइए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहां पर अपन ने एक टेस्ट मास m स्मॉल m को रख दिया। जैसे ही टेस्ट मास स्मॉल m को वहां रखेंगे तो ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फील्ड। वो बड़ा वाला मास में इसकी ओर फोर्स लगाकर खींचेगा, तो यहां पे जो इसकी फोर्स लगने वाला है वो क्या फोर्स रहेगा, आप याद कीजिए। अभी तो हम लोग पढ़ाए थे आपको, ये E इक्वल टू क्या पढ़े थे, F/m, वेयर F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे लगेगा क्या, Fg इक्वल टू G, वेयर G व्हाट इज G, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लिख सकते हैं ना E into m, m भी लिख सकते हैं। चलिए आपके मन में m चल रहा है तो पहले हम m लिख देते हैं, वेयर m इज टेस्ट मास और E हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर से बता रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एक बड़ा सा हेवियर मास हम इधर रखे हुए हैं, और बेचारा ये छोटा सा मास, स्मॉल कैप, एकदम स्मॉल टेस्ट मास। अब इसको ना हम किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं यहां रखेंगे। जैसे ही यहां रखेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट A है, तो ये तो अपनी ओर इसको खींचेगा ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। दो अब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये जो टेस्ट मास है इधर की ओर कितना फोर्स लगाने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स m ही रहेगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि नहीं बाबू उसको हम उधर नहीं जाने देना, तो हम एक इधर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। अगर हम इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, अगर इसको हम स्टैटिक पोजीशन में रखना चाह रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएंगे, जितना ये लगा रहा है उतना ही ना E F एक्सटर्नल कितना होगा, ये हमारा जो F एक्सटर्नल होगा वो भी m into E होगा, और ये डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों में से कोई एक में नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं। फिर से देखिए, हम बोल रहे हैं ये पॉइंट A है, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ पे एक टेस्ट मास को रख दिए, तो टेस्ट मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लगेगा ना, कितना लगेगा लॉ ऑफ इक्वल टू F/m जानते हैं, वेयर F इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये G जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, तो F इक्वल टू m into E। अब हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको अपन ना इधर की ओर खींच करके क्या करते हैं, हम ला इधर खींच के लाना चाह रहे हैं, इस डायरेक्शन में इसको खींच के लाना चाह रहे हैं। तो हम अगर इस डायरेक्शन में A से ना हम B पे लाना चाह रहे हैं, इसको A से कहां लाना चाह रहे हैं, B पे। तो जैसे ही A से B पर हम लेके आएंगे तो सबसे पहले आप बता दीजिए F एक्सटर्नल है कितना, F एक्सटर्नल माइनस m into E। जैसे A से इसको उठा करके हम B पे लाने वाले हैं तो लाइन में तो वर्क होगा कि नहीं, वर्क बराबर, और यहां से यहां तक हम r लाएंगे, इसको कितना डिस्प्लेसमेंट ये परफॉर्म किया r, तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका r, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क हमारा क्या है माइनस m इनटू E है। कहां से कहां तक के लिए वर्क हो रहा है, A से B के लिए। ये कहां से कहां तक के लिए हुआ, A से B के लिए। m E देख लीजिए आपका फोर्स माइनस m E, माइनस साइन क्यों है, क्योंकि उधर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इधर हमारा जो लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। माइनस m E इनटू r, यानी W A B इक्वल टू क्या हो गया, A से B पे गया इसलिए लिखे माइनस m E इनटू r, ओके ना। अब देखिए बहुत ही मजा आने वाला है, क्या आने वाला है सर मजा। तो अब हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, VA माइनस VB इक्वल टू बड़ा वाला VB माइनस, यहां पे ये आया B लिए तो VB माइनस VA इक्वल टू WAB। ये बस हम बता रहे हैं कि A से B की, ओके ना, WAB/m। अब ये WAB का मान वहां पे हम पुट करते हैं तो हो जाएगा VA माइनस VB, VB माइनस VA इक्वल टू WAB आपका कितना माइनस ME इनटू R/m। ये वाला m से वाला m कैंसिल। अगर हम बोल दें VB माइनस VA इक्वल टू माइनस E इनटू R होगा। अब VB माइनस VA क्या है, दो पोटेंशियल का डिफरेंस है, और दो पोटेंशियल का जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या बड़ा निकलेगा क्या, वो वैल्यू छोटा है। जब भी हम किसी बड़े वाली चीज में से छोटे वाली चीज को हम डिफरेंस करते हैं तो उसका मान दो चीज का डिफरेंस देगा, यानी पक्का वो छोटा होगा। छोटा होगा तो यहाँ पे हम dV का यूज कर सकते हैं माइनस E। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो r है बहुत ही स्मॉल है, कर सकते हैं यार, जरूरी थोड़ी है यही आए, ये उठ करके यहां भी आ सकता है, ये उठ करके यहां भी आ सकता है, ये उठ करके यहां भी आ सकता है। अगर हमारा r काफी स्मॉल है तो यहां पे हम dr लिख सकते हैं, इसीलिए देयरफॉर E इक्वल टू माइनस dV/dr। ये आपका दो मेथड होगा
दोनों मेथड कैसा लगा आप बताइएगा सर। एक तो बड़ा ही इजी था पहला वाला, दूसरा वाला भी और इजी है। हर चीज तो इजी ही होता है, टफ क्या होता है, फिर से एक बार देखिए। हम चाहते हैं ना आपको ये फिगर ना काफी अच्छे से समझ में आए। अगर आप ये फिगर समझ गए ना बाबू तो सब कुछ समझ जाएगा। मान लिए हम कि क्या मान लें कि इधर ना एक ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड ई है। देखिएगा इधर ग्रेविटेशनल फील्ड ई है। अगर हम यहाँ पे किसी टेस्ट मास को लाकर रख दें पॉइंट ए पर, टेस्ट मास एम को यहाँ पे रख दें तो ये बेचारा क्या फील करेगा, प्यार फील करेगा। बिल्कुल प्यार ही फील करने वाला है वो। ये हेवियर मास के प्यार में खिंचा चला जाएगा और जो बड़ा वाला जो होगा जिसमें प्यार करने की क्षमता बहुत ज्यादा है वो एक छोटू मास को बोलेगा कि बेटा तुम इधर आओ हमारे पास, तो फोर्स लगाएगा ना। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम पहले से जानते हैं, याद कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 E = F/m, फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट मास। ये जो F है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ पे इस टेस्ट मास पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg है वो m × e है। हम चाह रहे हैं कि इसको उठा करके हम पॉइंट B पर लेके आए, हम इसको इस m मास को यहां लाना चाह रहे हैं, तो पक्का डिस्प्लेसमेंट r होगा। अगर हम लाएंगे तो बाबू ये कैसे आएगा, उधर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इधर लाने के लिए तो पक्का मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, F एक्सटर्नल बताइए। सेम इतना ही लगाएंगे तो -m × e, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर इस टेस्ट मास के द्वारा जो वर्क हुआ a से b तक के लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F × r, फोर्स का मान आप देख लीजिए -m डिस्प्लेसमेंट r a से। अब बताइए v w a b मुझे पता चल गया a से b तक के लिए, तो आप बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन Vb - Va = WAB/m। तो Vb - Va = WAB का मान यहां से MER पुट कर दिए, m से m कैंसिल, Vb - Va = -a × r, dV = -a × dr। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो रिलेशन हो गया यही हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद फिर हम आपके लिए जीपी लेकर आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तब जाकर हमारा टॉपिक्स कंप्लीट होगा और टॉपिक्स हो जाने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तब आज का लेक्चर कंप्लीट होगा। ओके ना, नोट। हेलो बच्चों, चलिए अब तो हमारा रिलेशन हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। अब हम अभी जस्ट डिस्कस भी कर रहे थे कि हमारा जो टॉपिक्स होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है, जीपी। जीपी का मतलब वो गर्लफ्रेंड पास वाली, वो कुछ ऐसा नहीं है। जीपी का मतलब हमेशा मतलब हर चीज को इधर उधर डेविएट मत होइए। ये जीपी का मतलब ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, बहुत लोग इससे परिचित होइएगा। हमारा ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नाम से ही है भाई एनर्जी। एनर्जी बोले तो वर्क डन, और वर्क डन बोले तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी बोले तो वर्क डन, और वर्क डन बोले तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। बाबू यहाँ पक्का वर्क होने वाला है और एक आपको ये मिलने वाला है। इधर देखिएगा, ये फील, बिना फील का ना मुझे नहीं लगता है कुछ चीज है, मतलब थिंकलेस फील हो। हम अब चलिए पहले इसके सिस्टम को हम समझेंगे, आखिर ये जीपी है क्या जो हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। हम एक हैवियर मास लेते हैं, हैवियर मतलब बड़ा सा मास जिसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, ऐसा नहीं मास जिसमें भी उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड तो होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेने के लिए अर्थ से बेहतरीन चीज कुछ भी नहीं सकता। अच्छा ये हमारा ग्रेविटेशन, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के पास मास हैवियर है, अर्थ का सेंटर ये रेडियस r है। अब आप बता दीजिए क्या जितना डिस्टेंस जो इसका रेडियस है उतना ही इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? अरे नहीं यार, हम ये अर्थ का रेडियस थोड़ी हम यहाँ रखे हुए हैं। अर्थ तो सरफेस है ना, हमारा सेंटर, सरफेस और अर्थ के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं। वो हमारा लगभग जो अर्थ है वो कंप्लीट स्फीयर तो नहीं है, लेकिन स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है। हम यहाँ रखे हुए हैं, तो क्या यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है क्या? हम यहाँ रखे हुए, देखिए ना ये क्यों आ रहा है, ये नीचे हम लाए क्या इसको, तो इसको ऊपर फेंक रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगा रहे थे, नीचे आ रहा है। ये नीचे आ रहा है तो ये वर्क कर रहा है, और ये पक्का है
किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में, और ये कहीं से आ सकता है, मुझे नहीं पता। मान लीजिए आपका ग्रेविटेशनल फील्ड ये पी पॉइंट है, यहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर हम उधर रखते हैं, मान लीजिए उधर नहीं है, अगर यहां पी पॉइंट पे टेस्ट मास m को रख दिया तो ये पक्का खींच करके नहीं इधर आने वाला है। अगर ये खींच करके यहां आएगा तो आप एकदम एक बात बिलीव कर लीजिए, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस r है, ठीक है, इसके सरफेस पे आने वाला है, ठीक है। अब आप बताइए कहीं ना कहीं से ये आ रहा होगा तो इनफाइनाइट से, मुझे नहीं पता कहां से आने वाला है, तो हमारा यहीं पे डिफरेंस बन गया। क्या बना डिफरेंस? किसी टेस्ट चार्ज को, स्मॉल चार्ज को, बिकॉज इससे बड़ा कोई चार्ज होगा तो वो पृथ्वी के पास तो आएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही चार्ज बार बार चार्ज यूज हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, किसी टेस्ट मास को अगर हम किसी दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में ला दें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो उस टेस्ट मास के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा ना, उसी को बाबू जीपी कहते हैं। फिर से समझिएगा, एकदम फील करना है, ये मार्कर है। अब इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वर्क करने वाला है कि नहीं? अब ये जो वर्क करेगा वो कैसे वर्क करने वाला है, इसको कौन लेके जा रहा है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ये अट्रैक्ट हो रहा है, इनफाइनाइट से है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर ये मान लीजिए पृथ्वी से, ऐसा ये पॉसिबल नहीं, अगर ये पृथ्वी से बड़ा होता, इसका मास पृथ्वी से ज्यादा होता, तो क्या ये पृथ्वी के पास जाता? बिल्कुल नहीं जाता। जब ये पृथ्वी के पास नहीं जाता, जब ये पृथ्वी के पास नहीं जाता तो समझ रहे हैं, हम इसलिए टेस्ट मास का यूज कर रहे हैं। टेस्ट मास इसलिए बार बार यूज कर रहे हैं बिकॉज कि हमको ये समझ में आए कि देखिए जो हेवियर ऑब्जेक्ट है, हेवियर मास है, लाइक जो अर्थ है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और जैसे ही इसको ये अट्रैक्ट करेगा, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द टेस्ट मास, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द टेस्ट मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड जीपी। यही तो है जीपी। बस आके अब इसके एक्सप्रेशन पे आते हैं और मेरा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम बोल रहे हैं ये m मास है, ये आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ क्या यही लाना है, जरूरी थोड़ी कि सरफेस में ही लाना है। मान लिया हम इसको यहाँ लाते हैं, यहाँ पे लाते हैं, और ये पॉइंट A है, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है, और ये टोटल डिस्टेंस ना x है, तो हमारा जीपी का फॉर्मूला बड़ा ही इजी हो जाएगा। अब तो कुछ है नहीं, चूंकि हम लाएंगे तो वर्क होगा, वर्क बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x, ओके। dw बराबर हम लिख सकते हैं f इनटू dx, ओके ना। और f कौन सा है? यानी फोर्स, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से f के जगह पे g m हेवियर मास का, m स्मॉल m ये टेस्ट मास का, बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर इनटू dx। बस आप इसको इंटीग्रेट कीजिए और अपना आंसर है dw, अपर लिमिट w, लोअर लिमिट 0, हमारा जो है g m बाय x स्क्वायर इनटू dx, ओके ना। ये जो हमारा x है वही r होने वाला है, क्योंकि अभी मिनिमम तो ये है, यहां तक लाना है हमको, ठीक है। x की जगह पर r यूज कर सकते हैं, और ये इनफाइनाइट से आ रहा है तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट, dw का w ले सकते हैं, w - 0 लिखने की कोई जरूरत वैसे है नहीं, लिख लीजिए g m बाहर बच गया आपका इंटीग्रेशन x की पावर -2 इनटू dx, x की जगह पर r यूज करने वाले हैं, r इनफिनिटी, और हम लिख सकते हैं w gmm, x का आपका हो जाएगा -2 + 1, -2 + 1, ये इन सारी चीजों को मुझे करने की जरूरत नहीं है, ओके ना। तो w हो गया आपका -2 + 1 -gmm, ओके ना, 1/x, r इनफिनिटी, और लिख सकते हैं w -gmm 1/r - 1/infinity, ओके। w ये 1/infinity 0 हो गया आपका, तो -gmm/r, और w को ही हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द टेस्ट मास, इसको ही gp कहते हैं। आप इसको u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो u -gmm/r, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ gp, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ gp, यही हमारा gp का एक्सप्रेशन है, जिससे आप किसी भी टेस्ट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाएंगे, और टेस्ट मास के द्वारा जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसी को हम लोग जीपी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, फिलहाल आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। एक बात और है,
हम इस एक्सप्रेशन से ना दो तीन पॉइंट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपके माइंड में चल गया होगा कौन सा पॉइंट है। देखिए ये जो हमारा फाइनल आंसर है ना वो -gmm/r। अगर इस r का मान को हम इंक्रीज करें, अगर if r is increases then gravitational potential energy is also increases because negative है। दूसरा पॉइंट, अगर हम r के मान को इंफिनिटी कर दें, अगर हम r के मान को इंफिनिटी कर दें then gravitational potential energy is maximum। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि बताइए Gp कब मैक्सिमम होगा। हमारा gravitational potential energy तब मैक्सिमम होगा जब ये जो r है वो आपका इंफिनिटी हो। जब ये r इंफिनिटी होगा तो Gp क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप इसको नोट करिए, फिर हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आते हैं। चलिए अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए बाबू ये बहुत इजी मोड का क्वेश्चन है, एकदम बच्चा पार्टी वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आप उसका खुद से सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन हम उतना देर वेट करेंगे नहीं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए टेस्ट मास इज गिवन बाय। देखिए टेस्ट मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इक्वल टू दिया हुआ 1√x⁴ प्लस a², जहां पे a ना कांस्टेंट है। तो मुझे फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। टेस्ट मास के कारण पोटेंशियल दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं E = -dv/dx, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, अभी तो पढ़े हैं। E = -dv, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -d, तो सिर्फ मैथमेटिकल है यार, खत्म। इसमें तो कहीं से फिजिक्स नहीं है। d की जगह पर आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा x⁴ प्लस a²। सर जी आप सोच रहे हो ये पावर में -1/2 लगा देंगे, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ऊपर आ जाएगा -1/2। इसको हम आते हैं फिर और लिख सकते हैं, इसको देखिएगा -d, सॉरी E = माइनस है आपका d x⁴। मुझे नहीं लगता ये बनाने की जरूरत है, चलिए लेकिन फिर भी आपके लिए और लिख सकते हैं x⁴ प्लस a²। ओके ना, और फिर यहाँ पे हम भी लिख सकते हैं d होगा यहाँ, ठीक है, d x⁴ प्लस a²/dx। हो गया। इसको इस फॉर्म में लिखना कहीं से कहीं कोई दो राय नहीं है। आप इसको कैंसिल कर दो, फिर से आपका वही स्टेप बच जाएगा। तो हम ऐसा यूज करते हैं, क्योंकि आप लोग मैथ से हैं, बायोलॉजी वाले को थोड़ा सा बताना पड़ रहा है, सॉरी उनको भी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये स्टेप बच जाएगा। अब हम क्या करें, तो अब फॉर्मूला पे जाएंगे, इज इक्वल टू लिख सकते हैं, माइनस तो मेरा है ऑलरेडी पहले से, ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा, पावर जो पावर x⁴ प्लस a/2 पावर -1, ओके ना, इनटू हमारा ये हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको करने वाले हैं नहीं, 3x3 - 1, और ये बाबू ये तो 0 हो जाएगा ना। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट करने का कोई तुक बनता नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड वैसे वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1/2 x⁴ प्लस a², और ये इसको आप सॉल्व करिएगा तो -3/2 हो जाएगा, -3/2 इंटू 3x²। ओके, ये हो गया आपका, ये चूंकि देख लीजिए आप फिर से, ये तो 3 बाहर आ जाएगा, 3x3 - 1, ये कांस्टेंट वेयर खुल के लिखा हुआ है, इस कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन करने का कोई तुक नहीं बनता। तो E = हम लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज कर दो, 3x² ये आपका x⁴ प्लस a² -3/2। ओके ना, दिस इज आवर आंसर। तो फिर से एक बार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट मास, यानी टेस्ट मास के कारण पोटेंशियल दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। अभी जस्ट स्टडी किया, E = -dv/dx, d v का मान यहां से ऊपर से पुट कर दिया, आप देख रहे हो 1/, था मैं ऐसे कैसे लिख दिया, ये सब चीज समझाने की है। ये रूट x⁴ प्लस a² है, ये रूट हटेगा तो पावर 1/2, ऊपर ले जाके पावर -1/2, और इसको E = -d v का मान /dx, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज़ हमको डिफरेंशिएशन करना, इसलिए ऐसा किया है। बाकी आपको डिफरेंशिएशन आता है, पावर बाहर, पावर x पावर -1, और ये वाला वेरिएबल टर्म है 3x3 - 1, और ये कांस्टेंट इसलिए 0, इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया।
आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप उधर आए। तो चलिए, इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन बड़ा ही इजी था और इसको भी हम इजी मोड में रखेंगे, धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे अपने लेवल को, ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना हो, बिकॉज हम लोग अभी इस लॉकडाउन में कर भी क्या रहे हैं, तो बस रिविजन कर रहे हैं। सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं ये भी बड़ा इजी है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ। रिमेंबर, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ। मुझे निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका? अर्थ का। अर्थ सरफेस, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.37 into 10 to the power 6 मीटर। आपका रेडियस दिया हुआ और मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ दिया हुआ। देखिए कितना आपको कंफ्यूज करने का ये कोशिश कर रहा है। ये मीन डेंसिटी दिया है, मास नहीं दिया है। और हम लोग तो पढ़े हैं, क्योंकि हमको जो पोटेंशियल निकालना है v - cm/r, तो r तो पता है, g दिया हुआ है, लेकिन मास तो है नहीं। बाबू ये क्वेश्चन ना आपके लिए यूं मारिएगा बन जाएगा। देखिए हम इसको बिल्कुल इजी मोड में रखते हैं। जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी और हमारा जो अर्थ होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे सर कहाँ, सर हम लोग को बुद्धू समझ के रखे हैं, आजकल इस अर्थ को भी सिलेंड्रिकल बना देते हैं। बुद्धू होइएगा सर आप, काला इंसान, दिमाग है नहीं, कुछ भी बोलने लगते हैं, ठीक है, सॉरी। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हमारा मास हो गया, ये मास किसका है? मास ऑफ यहाँ सर, मास ऑफ अर्थ, ये हो गया आपका मास ऑफ अर्थ। इक्वल टू लिख सकते हैं रो, अच्छे से लिखो, 4/3 रो पाई r क्यूब। तो इसको उठा करके यहां डालो और पालो आंसर। कैलकुलेशन तो हम करने वाले हैं, तो v इक्वल टू -g, m का मान यहां है 4/3 रो पाई r क्यूब। ऑलरेडी बेटा यहां पे r है, r से r कैंसिल, अभी भी 2 है। b इक्वल टू -4/3 g रो पाई r। अब आपको किसके मान चाहिए? सब तो है। -4/3 6.67 into 10 to the power -11। डेंसिटी ऑफ अर्थ 5.5 into 10 to the power 3, और ये हो गया आपका 3.14। r दिया हुआ है आपका, नीचे लिख देते हैं शायद उधर दिख नहीं रहा, into 6.37 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक ही r कैंसिल हुआ, दिस इज आवर आंसर। कैलकुलेशन में आपको महारत हासिल है, तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं है। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ का निकालना है, रेडियस दिया हुआ, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ दिया हुआ, तो भी हमको निकालना है पोटेंशियल, v इक्वल टू -cm/r। और मुझे तो मास पता है नहीं, तो रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू रो इनटू 4/3πr। मास ऑफ अर्थ यहां पे आपका रो रीअरेंज कर दिए, इस मान को उठा करके मास को यहां डाल दिए, दिस इज आवर आंसर। कैलकुलेशन करना है, नहीं करने वाले, आप खुद से कर लीजिए, वही आपका आंसर होने वाला। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर आते हैं। आइए सर, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको खुद से बनाना है पॉज करके। इफ v बराबर 2/x स्क्वायर, फाइंड ax। मुझे ax निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड x एक्सिस पे, x बराबर 4 दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि ब्रह्मांड में इससे ज्यादा इजी होगा, मुझे ये पहले बनाना चाहिए, लेकिन ये बड़ा ही इजी है। पॉज कीजिए, बनाइए, हम तो बना रहे हैं, याद कीजिए, चूंकि e इक्वल टू अभी तो पढ़े dv/dx, ओके ना, -dv/dx -d। v का मान आप देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 2x का पावर -2, इसको ऊपर ले गया, ठीक है, बाई dx। आप i कैप का यूज कर सकते हैं, बिकॉज x एक्सिस यूनिट वेक्टर के लिए -2, और ये हो जाएगा -2x -2 -1 i कैप, ओके ना। ये हो जाएगा -4x का पावर -3। इसको हम लिख सकते हैं -4x की जगह पे x का क्यूब, ओके। अब आप यहाँ पे मान पुट कर लीजिए और पाइए आपका आंसर। तो ये आपका ex इक्वल टू आपका हो जाएगा -4 into 4 का क्यूब, यानी 4 into 4 into 4, 3 टाइम्स into i कैप एक्सिस से प्रेजेंट करेगा, तो ex इक्वल टू हो गया आपका 1/16 -1/16 i कैप। दिस इज आवर आंसर। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन में कुछ रखा हुआ है। एक बात और बताना चाहेंगे, जैसे देखिए आप क्या होता है, e इक्वल टू -dv/dy है,
ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको हम एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें, बताइए अलोंग एक्स एक्सिस, तो कुछ नहीं, Ex इक्वल टू माइनस dv बाई dx लिख लीजिए आप। y कंपोनेंट पे बता दीजिए, तो y कंपोनेंट पे आपका हो जाएगा Ey इक्वल टू माइनस dv बाई dy। ये ऑलरेडी आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। z कंपोनेंट पे अगर आपको जानना है तो Ez इक्वल टू वेक्टर है माइनस dv बाई dz। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपके लिए लेक्चर नंबर क्या लेके आएंगे, लेक्चर नंबर 7 होगा हमारा। आज ये 6 लेक्चर था और लेक्चर नंबर 7 में तो भाई हर आदमी उस लेक्चर का इंतजार करने वाला है, एस्केप वेलोसिटी। देखिए ना, इसको फेंकते हैं ये वापस आ जाता है, इसको फिर फेंकते हैं फिर वापस आता है, फिर थ्रो करते हैं फिर वापस आता है। लड़का इनको ना सर आप ना क्लासरूम में फेंक रहे हैं, शायद वो रूप से टकरा के वापस आ रहा है, चले जाइए बाहर, जितना ताकत लगा के फेंक लीजिए। लेकिन हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, वो बाहर निकल जाएगा 3.26 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर हम मून से फेंकेंगे, क्यों मून से 3.26 किलोमीटर पर सेकंड, क्यों अर्थ के सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इन सारी चीज का रहस्य और राज लेक्चर नंबर 7 में खुलेगा। तब तक के लिए बाय बाय बाय।